गुड इवनिंग, नमस्कार लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द एडू लीडर शो। आज हमारे बीच मौजूद हैं माननीय श्री संजय सिंह गंगवार, स्टेट मिनिस्टर, शुगर इंडस्ट्री एंड केन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। सबसे पहले स्वागत है सर आपका और बहुत बहुत धन्यवाद पधारने के लिए। आप लोगों ने जो मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, जी इसके लिए मैं आपको, आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ, आपका जी अभिनंदन करता हूँ। बिल्कुल सर। एडू बुलेटिन जो कि देश का पहला शिक्षकों हेतु समर्पित एजुकेशन न्यूज़ चैनल है, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता है। आप आज यहाँ आए और हमें समय दिया। सबसे पहले हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। आपको देख के लगता नहीं है कि भाई हम किसी नेता से बात कर रहे हैं। एकदम स्टाइलिश आपका ड्रेसिंग सेंस है, फिटनेस है, तो इसका आप प्रेरणा स्रोत किसको मानते हैं? देखिए, विश्व के सबसे ताकतवर नेता, जी। सबसे लोकप्रिय नेता हाँ जी। हमारे यशस्वी पूज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जी। उनकी प्रेरणा से फिट रहना, हम्म। अच्छे कपड़े पहनना, जब हम शारीरिक रूप से फिट होंगे बिल्कुल। तो हम मानसिक रूप से फिट होंगे। जी। और जब हम अच्छे दिखेंगे, हम्म। अच्छे कपड़े पहनेंगे, चाहे कपड़ा सस्ता हो या महंगा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। फ़र्क पड़ता है कि आप जो भी पहने सलीके से पहने, ये हमारी विरासत है। बिल्कुल। और देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, दोनों देश की विरासत और विकास, इस यात्रा को साथ लेकर के डबल इंजन सरकार चल रही है। बिल्कुल। और मेरे ही नहीं, हम्म। करोड़ों नौजवानों के प्रेरणा स्रोत हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। अपने देश के ही नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूँ दुनिया के नौजवानों के प्रेरणा स्रोत हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय पूज्य नरेंद्र मोदी जी, कि जो आज इस उम्र में भी, मतलब 75 ईयर के भी वो जी हुए हैं, बिल्कुल। लेकिन कोई उनको देख के नहीं कह सकता, कि उनके काम करने की क्षमता को नहीं कह सकता कि वो 75 ईयर के हैं। बिल्कुल। ये देश तभी विकसित होगा कि जब सारे लोग फिट होंगे, जब फिट होंगे तभी हिट होंगे। बिल्कुल सही कहा सर आपने। जैसे कि हम देखते हैं कि आपकी जनता के बीच भी बहुत ज़बरदस्त कनेक्ट है, पकड़ है। जैसे कुंडा के राजा भैया हैं, वैसे पीलीभीत में संजय भैया। तो इस चीज़ का क्या राज है, कुछ आप हम बताइएगा। कि राजा भैया हमारे बड़े भाई हैं, हाँ जी। हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। जी जी। और वो उनके विषय में बोलना मेरे लिए, मेरे बड़े भाई है, मेरे सीनियर हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन मैं अपने बारे में ज़रूर बोलना चाहूँगा बिल्कुल। कि मेरी विधानसभा, मेरा जनपद, मेरा परिवार है। परिवार में 8,000 से ऊपर बहनें मुझे बाई पोस्ट, जब से कोविड हुआ तब से राखियाँ भेजती हैं, तो वो मुझे भाई बोलती हैं। नौजवानों के लिए मैं काम करता हूँ, वो मुझे भाई बोलते हैं। एक परंपरा है हमारे यहाँ की, भैया शब्द जो सबसे प्यारा शब्द कहा जाता है, तो उस भैया शब्द को दूसरे ढंग से ना जोड़ करके मेरे पीलीभीत परिवार के लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, उससे मुझे संजय भैया बोलते हैं। और मुझे जब कोई भी संजय भैया बोलता है, आप भी संजय भैया बोलेंगी, तो जी मुझे बहुत खुशी होगी। बिल्कुल, हम भी गौरवान्वित महसूस करेंगे हमारे संजय भैया के लिए। सर, अगला सवाल ये तो होगी पर्सनल बातें, थोड़ा शुगर केन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के बारे में भी मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी। जी बोलिए। तो कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में बताइए जो आप आजकल लागू कर रहे हैं इस डिपार्टमेंट के थ्रू। देखिए, 2017 से पहले जी। जो गन्ना किसान था हम्म। या शुगर मिल्स थी, जी इनकी बुरी हालत थी। बिल्कुल। गन्ना किसानों का भुगतान, गन्ना आज लोग डालते थे और 2 साल बाद गन्ने का भुगतान होता था। गन्ने का किसान का पूरा परिवार का जीवन उस गन्ने के ऊपर आधारित होता है। बिल्कुल। हमारे प्रदेश गन्ना उत्पादकता में पहले कोई उसका स्थानीय नहीं था, चीनी उत्पादन में कोई स्थानीय नहीं था। जी। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मेरे गन्ना विकास विभाग ने बहुत अच्छा काम किया है। और आज हम देश में चीनी उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पे हैं।
पहले गन्ने का उत्पादन तो करता था गन्ना किसान, लेकिन घर बनता था गन्ने के दलालों का। ये हर जगह की स्थिति है। जो गन्ना किसान किसानी से मतलब रखते हैं वो सबको पता होगा। जब हमारी सरकार आई तो हमने फेक सट्टे बंद किए। गन्ना किसान गन्ना पैदा कर रहा है, समय से उसके खाते में गन्ने का भुगतान कराया, और इस समय हम 95% से ऊपर गन्ना किसानों का भुगतान कर चुके हैं। एक दो ग्रुप ऐसे हैं कि जिनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर भी बहुत सख्त एक्शन लिया है। सरकार हमेशा गन्ना किसानों के साथ खड़ी है, सरकार हमेशा अन्नदाता किसानों के साथ खड़ी है। हमने गन्ना किसानों के लिए स्मार्ट गन्ना किसान बनाया और उस एक ऐप हमने डेवलप किया। पहले मोबाइल पे का यूज़ लोग नहीं करते थे। पर्ची होती थी, डाकिया बीच में पर्ची किसी के नाम की किसी को दे देता था, कोई तुलाता था और गन्ना किसान पैदा करता था। हमने स्मार्ट गन्ना किसान बना करके उनकी पर्ची भी अब उनके मोबाइल फ़ोन पे आने लगी है। और जो हमने अपना गन्ना ऐप एक बनाया है, स्मार्ट गन्ना किसान ऐप, उससे सारे गन्ना किसान जुड़े हैं और उसको लगभग 3 करोड़ से अधिक बार गन्ना किसानों ने अब तक देखा है ऑनलाइन। अभी हमने चेयरमैनों की भी मीटिंग करी, हमने गन्ने की नई वैरायटियाँ लेकर के आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बदलते भारत के, बदलते उत्तर प्रदेश के ये बदलते गन्ना किसान हैं, जो आज जिनका परिवार खुशहाल है। चीनी मिलों की स्थिति बहुत अच्छी है। एथनॉल हम लोग लेकर के हमारी सरकार आई। एथनॉल के आने से जो चीनी मिलें बीमार थी, उन चीनी मिलों को चीनी मिलों से निकाल करके हम लोगों ने उनको प्रॉफिट में पहुंचाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी और बसपा की जब सरकार थी तो ये चीनी मिलें बेचने का काम करते थे, चीनी मिलें बंद होने का काम करती थी। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तब से अब तक जो हमारी चीनी मिलों की क्षमता वृद्धि हुई है, लगभग 40 नई 5000 टीसीडी की फैक्ट्रियां लग जाती, इतना फैक्ट्रियों की वृद्धि हुई है। नई फैक्ट्री एक तिवृत्तिनाथ मेरे ही क्षेत्र के एकदम बॉर्डर पे एक नई स्थापित हो रही है। हमने पिपराई शुरू करी, हमने मुंडरवा शुरू करी, हमने कई और चीनी मिलों का औद्योगिकीकरण किया, उनका चीनी मिलों को उनको बढ़ाने का काम किया। और अब गन्ना किसान को या शुगर मिल वाले को कोई दिक्कत नहीं है। पहले शुगर मिल वालों से माफिया लोग चौथ वसूलते थे, ये आपको नहीं पता होगा, लेकिन अब शुगर मिल वाले का मंत्री से लेकर के और कार्यकर्ता तक, क्योंकि हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और हम सारे कार्यकर्ता मिल करके जो भी उद्योगपति उत्तर प्रदेश में आता है हम उसका स्वागत करते हैं, उसका वेलकम करते हैं। बिल्कुल सर। तो जैसे कि आपने बात की स्मार्ट किसान बनाने की, एंड ऐप ने बहुत बड़ा योगदान दिया उसके अंदर, तो इसके लिए हम डिजिटल लिटरेसी से इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर हमें अपने गन्ना किसानों को सशक्त बनाना है तो कहीं ना कहीं हमें एजुकेशन का भी सहारा लेना पड़ेगा। और आज सिंस हम एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे कटे हुए हैं, तो इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? एजुकेशन डिपार्टमेंट को कैसे साथ लेके हम गन्ना किसानों का सोशल इकोनॉमिक एक स्टैंडर्ड जो है वो अपलिफ्ट कर सकें? मैं इस विषय में आपको बताना चाहता हूं कि 2014 से पहले जी इस देश में बेटे और बेटी में बड़ा अंतर माना जाता था, क्योंकि आप भी इस देश की बेटी हैं जी और जितने लोग सुन रहे होंगे उनके घर में भी बेटियां होंगी। बिल्कुल सर। जब बेटी घर में पैदा होती थी, बेटी का जन्म होता था, तो घर में एक उदासी सा माहौल हुआ करता था। बिल्कुल। लेकिन जब से देश की कमान आदरणीय मोदी जी ने, पूज्य मोदी जी ने संभाली और उन्होंने नारा दिया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, 2017 में माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर कमल खिला। और जब उत्तर प्रदेश में कमल खिला तो उनकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो बेटियों के लिए किया, अब बेटी के जन्म से लेकर के और जब बेटी शादी योग्य होगी तो 1 लाख रुपया कन्या सुमंगला योजना तक
जन्म होगा तब उसका पंजीकरण होगा, तब उसके खाते में पैसा जाएगा। 1 वर्ष की होगी तो 2,000 रुपये जाएगा, जब पढ़ने के योग्य होगी तो 2,000 रुपये जाएगा, फिर 3,000 रुपये उसके खाते में जाएगा। अब बेटियों की चिंता इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम पूज्य मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने ले ली है। और हम सब कार्यकर्ता मिल करके ये संकल्प है हमारा कि जिस देश की बेटी सशक्त होगी, जिस देश की बेटी स्वावलंबी होगी, वो देश विश्वगुरु बनेगा। आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा, इस देश की बेटियों ने ही पाकिस्तान के अंदर घुस करके किसी आम पब्लिक को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो आतंकी ठिकाने थे उनको ध्वस्त करने का काम इस देश की बेटियों ने ही किया। तो इस देश की बेटी हमेशा मजबूत थी और इस देश की बेटी हमेशा मजबूत रहेगी। जहाँ तक शिक्षा की बात है, तो ऐसी भेदभाव शिक्षा में था। बेटा अगर घर में होता था तो वो पब्लिक स्कूल में पढ़ने जाता था, बेटी होती थी तो बेसिक स्कूल में पढ़ने जाती थी। ड्रेस आती थी तो बेटी के लिए चप्पल आती थी और बेटे के लिए जूते आते थे। ये बिल्कुल मैं आपको सत्य बात बता रहा हूँ, ये आपने भी आसपास देखा होगा। लेकिन जब से सरकार बनी और देश के अंदर कमल खिलना शुरू हुआ, जैसे ही देश के अंदर कमल खिला वैसे ही इस देश की बेटियां भी खिलने लगी हैं। और बेटियों को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा होना चाहिए कानून का राज। पहले बेटी उत्तर प्रदेश के अंदर सर झुका करके स्कूल जाती थी, जहां 5 बजे और 5 बजे के बाद माँ बाप भाई सब चिंतित होते थे कि बेटी घर आएगी या कोई सपाई अपहरण करके ले गया। और ये बेटियां कहती थीं, ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं, ये मैंने बेटियों के मुंह से सुना है कि जहां देखा सपाई वहीं बेटी घबराई। तो ये समाजवादी पार्टी के लोगों ने बेटियों का जीना दुश्वार कर दिया था। घर से निकलना बंद हो गया था, लोगों ने बेटियों को पढ़ाना छोड़ दिया था। जब लखनऊ में विधानसभा का सत्र चलता था तो असलों की लाइन लगा करती थी। आज की तारीख में जिन पे असले लाइसेंसी हैं वो मुझे लगता है कि उन्होंने दोबारा चेक भी नहीं किए होंगे। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ये पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया में मॉडल के रूप में स्थापित हो रही है। सबका साथ सबका विकास के मॉडल पे ही चल रहा है देश। 2 शब्द आखिर में स्टूडेंट्स के लिए, यंग लर्नर्स के लिए आपकी तरफ से। देखिए, एक शिक्षा ही ऐसा माध्यम है कि जिसको हम जितना बांटेंगे उतना वो बढ़ेगा। और ये मुझे लगता है शिक्षा से जुड़ा हुआ पूरा कार्यक्रम है। जो देश शिक्षित होगा, जिस देश की बेटी, जिस देश का बेटा शिक्षित हो जाएगा, वो देश को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, उस देश को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। शिक्षा ही एक ऐसी दौलत है कि जिसको, एक ऐसा धन है कि जिसको बांटोगे वो उतना ही बढ़ेगा। मैं सभी नौजवानों से, सभी बेटियों से आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि सब और सारे पेरेंट्स से कि अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, अपने बच्चों को स्कूल भेजें। वही असली दौलत है। हम लोग असली दौलत पहचानना भूल जाते हैं। हम कागज़ को या पैसों को दौलत समझते हैं। असली दौलत हमारे देश का युवा, हमारे देश की बेटियां, हमारे देश का जो आप सब शिक्षा जगत से जुड़े लोग हो, ये हमारे देश के भविष्य के निर्माता हो। आप लोग हमारे देश के भविष्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हो। ये सब आप लोगों के हाथ में है। और जितनी अच्छी आप एजुकेशन बच्चों को दोगे, ये देश उतना ही मजबूत होगा, ये देश उतना ही दुनिया में आगे होगा, उतना ही दुनिया में तरक्की करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने द आईडी बुलेटिन को समय दिया, अपने बहुमूल्य विचार साझा किए। हम बहुत आपका आदर और सम्मान के साथ इस इंटरव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एक विषय आपने नहीं पूछा जो आपको इम्पोर्टेंट था, मैं उस पर थोड़ा सा, क्योंकि अब आपका है, लेकिन मैं भी बोल सकता हूँ अगर इजाज़त हो तो बोलूँ। हमको पढ़ाया गया कि अकबर महान थे जो हिस्ट्री कांग्रेस ने बनाई। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेसियों से कि अकबर महान थे या महाराणा प्रताप महान थे? महाराणा प्रताप की हिस्ट्री
एक पेज की हमको पढ़ाई गई जब हम लोग छोटे थे। पृथ्वीराज चौहान की हिस्ट्री एक पेज की पढ़ाई गई, छत्रपति शिवाजी की हिस्ट्री एक पेज की पढ़ाई गई, लेकिन महाराणा प्रताप का औरंगजेब को महान बताया गया, अकबर को महान बताया गया, बाबर को महान बताया गया। ये इस देश के नौजवानों को गुमराह करने का जो काम किया वो कांग्रेस ने किया। जो शिक्षा नीति में बदलाव हुआ, ये शिक्षा नीति में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बदलाव किया, ये बदलाव बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये अपने छोटे पैजामे और गोल टोपी, जालीदार टोपी के वोट बैंक के डर से ये शिक्षा नीति को नहीं बदल पाए। ये अपने वोट की राजनीति करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए काम करती है, नौजवानों के लिए काम करती है और राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है, ना कि सत्ता के लिए काम करती। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मैंने जो हिस्ट्री पढ़ी और जो देखा, अगर अकबर इतना ही महान था तो कभी हमारे महाराणा प्रताप के सामने आकर के आमने सामने उसने युद्ध क्यों नहीं किया, हमेशा छिप के बाहर क्यों किया। लेकिन अगर अभी आपने एक छावा पिक्चर देखी होगी, छावा पिक्चर सब लोगों ने देखी होगी, जो मूवी देखी, मैं 100% नहीं कहता कि वो मूवी सच हो, लेकिन कुछ उसमें सच्चाई ऐसी थी कि जो हमने भी हिस्ट्री में कहीं ना कहीं पढ़ी है। औरंगजेब अगर इतना ही महान था तो फिर धोखे से वार क्यों किया, इन्होंने धोखा ही देने का काम किया। और एक बात मैं आपको अंतिम और कहना चाहूँगा, 1000 वर्ष हम लोगों ने, लगभग 1000 से ज़्यादा अधिक वर्ष हमने मुगलों की गुलामी सही। इन्होंने इस देश को बांटने का काम किया। जिनकी पूजा अखिलेश यादव करते हैं, जिनकी पूजा कांग्रेस पार्टी करती है, इन्होंने इस देश को बांटने का काम ऐसे किया कि मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाया, मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बना दिया। लेकिन 200 साल अंग्रेजों ने भी हम पे राज किया, कोई चर्च में कभी आपको मंदिर मिला क्या? बताइए, कभी ऐसा आया हो कि किसी चर्च में मंदिर मिला हो? गुलाम हम उनके भी थे, अंग्रेजों के भी, लेकिन जो काम इन विदेशी आक्रांताओं ने किया, जिसकी अखिलेश यादव जी और कांग्रेस के युवराज जिनकी पूजा करते हैं, जिनके टाइम पे दिल्ली हमारे देश की राजधानी, जहाँ जाओ तो लगता है कि हम कराची में हैं, जो सड़कों का नाम है कि अकबर रोड, हुमायूं रोड, बाबर रोड हैं, औरंगजेब रोड। औरंगजेब के बारे में जो हमने पढ़ा, वो जब तक एक मन जनेऊ सनातनियों को उतरवा नहीं लेता था तब तक वो खाना नहीं खाता था। तो ये सोच के लोगों की हिस्ट्रियाँ बनाई गई, हमारे देश के शूरवीरों की हिस्ट्रियों को दबाया गया। सरदार पटेल को 2 गज जमीन दिल्ली के अंदर उनका स्मारक बनाने को कांग्रेसियों ने नहीं दी। छत्रपति शिवाजी की हिस्ट्री को ख़त्म करने का काम किया गया। तो मैं आप के इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को सही हिस्ट्री अब पूज्य मोदी जी के प्रेरणा से आज इस देश को सही हिस्ट्री पढ़ने को मिल रही है। और जब इस देश का नौजवान महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पृथ्वीराज चौहान को पढ़ेगा तो इस देश में उन्हीं के नक्शे कदम पे नौजवान आगे बढ़ने का काम करेगा। महारानी लक्ष्मीबाई की हिस्ट्री एक लाइन की है। हमारे देश में तो आज भी महारानी लक्ष्मीबाई हैं, हमारे देश में भी तो आज भी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जैसी बहनें हैं। ऑपरेशन सिंदूर उसका जीता जागता उदाहरण है, लेकिन उनकी हिस्ट्री देखो तो उनकी हिस्ट्री कहीं है ही नहीं। तो मुझे यही आपके चैनल से लास्ट ये कहना था। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचार साझा करने के लिए। एंड वी आर श्योर दैट गवर्नमेंट इज गोइंग टू ब्रिंग ऑल दोज इम्पोर्टेंट चेंजेस इन द फ्यूचर एज वेल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।